हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग की तैयारी तो अब तक हो गई है। जो एक दिन बीच 16 जुलाई को आपका पेपर होने वाला है, जिनका भी है उनके लिए मेरा एक संदेश है कि जितने भी मैंने करा दिया है, जो पिछले साल 7 दिनों में पूछा गया था पेपर, वो मैंने ऑलरेडी करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके वहाँ पे देख सकते हैं और वहाँ से इंक्रीमेंट यानी आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आपकी तैयारी अच्छी हो और आशा भी करते हैं कि तैयारी आपकी अच्छी है। तो बस जैसा क्वेश्चन पूछा गया है अभी जो मैं करा रहा हूँ, या जैसा मैं कराया था वैसा ही क्वेश्चन आपको छपने वाला है, वैसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो डोंट वरी, आप लोग चिंता ना करिए। दोस्तों, मैंने जो 2024 यानी पिछले साल का जो क्वेश्चन कराया गया था उसमें मैंने 60 प्लस स्कोर और 55 प्लस स्कोर भी जो कट ऑफ के बेस पे मैंने रखा था। लेकिन जो मैं इसमें स्कोर रख रहा हूँ वो आपको देखकर ताजुब लगेगा कि इतना कम क्यों रख रहे हैं। तो इसमें मैं स्कोर रख रहा हूँ 50 प्लस, यानी जिनका स्कोर आ रहा है 50 प्लस ना, उनकी तैयारी शानदार है। और जिनका 40 प्लस भी आ रहा है उनकी भी तैयारी इसमें अच्छी है, क्योंकि आपका कट ऑफ तो बन रहा है 55 प्लस पे, जो कि पिछले साल का जो कट ऑफ जारी किया गया है उसका कट ऑफ तो 55 प्लस है, 54 प्लस है। बट इसमें जो लेवल है ना क्वेश्चन का वो थोड़ा सा ऑफ है। तो जिस प्रकार आप मॉक लगाते हैं तो मॉक के पेपर का सवाल जो होता है वो आपका थोड़ा सा इजी भी होता है, हार्ड भी होता है, मीडियम भी होता है। तो इसमें थोड़ा सा हार्ड के तौर पे आप देख सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपने बात को समझा होगा। और चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। सभी लोग कमेंट करिएगा कि आपने कितना स्कोर किया है और आपको यह सेट कैसा लगा है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है। तो ये है हवाई द्वीप। वैसे बोला जाए तुवालू द्वीप, तो इसका प्राचीन नाम है एलिस आइलैंड। वही ग्रीनलैंड का प्राचीन नाम है कल्लालित नुनात। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है। तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भारत पेट्रोलियम का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। लेकिन बोलेंगे आप लोग कि पेट्रोल तो खरीदते हैं, तो क्रूड ऑयल खरीदते हैं और क्रूड ऑयल से रिफाइनरी करके पेट्रोल निकाला जाता है। तो इस प्रकार सबसे बड़ा निर्यातक देश है पेट्रोलियम भारत, जो कि उपयुक्त में से कोई नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विविधताओं का महाद्वीप कहते हैं। तो ये बोलते हैं एशिया महाद्वीप को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इस महाद्वीप में सर्वाधिक भाषा 1600 से अधिक बोली जाती है। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त करने का सम्मान मिला है। तो ये है डॉक्टर सीवी रमन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 1930 में भौतिक शास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था और इन्हें 1954 में भारत रत्न पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है कि इरिट्रिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य बना किस महादेश में स्थित है। तो यह अफ्रीका महादेश में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो यह पूर्वी उत्तर अफ्रीका में लाल सागर के तट पर स्थित है। इरिट्रिया की राजधानी अस्मारा है एवं वहाँ की मुद्रा है नकफा। यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा इरिट्रिया की। अगला प्रश्न है कि मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है। तो ये है 26 मील 385 गज। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। तो ये है, कौन सा है बताइए तो आप लोग। तो ये है अफ्रीका। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से या एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका। अगला प्रश्न है कि निम्न श्रेणी के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे मैथ का ही प्रश्न है कि कौन सी संख्या आएगी। तो आप लोग देखेंगे कि 5 दूनी 10, 10 का क्यू 30, 30 दूनी 60, तो 60 3 180,
ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महेंद्रगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कौन सी है बताइए? तो ये पूर्वी घाट है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि उड़ीसा राज्य के गजपति जिले का 1500 मीटर ऊंचा पर्वत है, जो कि यह उड़ीसा का दूसरा सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत है। अगला प्रश्न है 10 नंबर कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये 26 जनवरी 1950 को हुई थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो कि सुमिलित करना है, मिलान करना है। तो उगते सूरज की भूमि किसको बोलते हैं? तो उगते सूरज की भूमि को बोलते हैं जापान। मध्य रात्रि सूर्य की भूमि को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नॉर्वे। हजारों झीलों की भूमि को बोलते हैं फिनलैंड, जबकि वर्ष की भूमि को बोलते हैं भूटान। तो इसका आप लोग देख लीजिएगा कूट। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो राज्य एवं संघ जैसे वर्णित करता है, राज्यों का संघ जैसे वर्णित करता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार ही भारत राज्यों का संघ है दिया हुआ है। भारत के संघीय ढांचे के अंतर्गत जो कि देश में 2 स्तरों पर सरकार कार्य करती है, केंद्र स्तर पे और राज्य स्तर पे। अगला प्रश्न है कि सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो ये 15 जून 2005 को अधिनियमित किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ था। तो यह भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, पूछ सकता है कि अधिनियमित कब किया गया था और लागू कब हुआ था। तो अधिनियमित 15 जून 2005 को और लागू 12 अक्टूबर 2005 को। अगला प्रश्न है कि आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर क्या है? तो आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर जो कि राष्ट्रपति द्वारा किसी भी सदस्य को प्रोटेम स्पीकर अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त करता है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का विचार किसने दिया था? तो ये एम.एन. रॉय जो के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1934 में पहली बार संविधान सभा के गठन का विचार प्रस्तुत किया था एम.एन. रॉय जी ने। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का सुनिश्चित किया गया है? तो ये कौन सा है? तो 4 के ए में है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भाग 5 में संघ से संबंधित है, वही भाग 6 में राष्ट्र से संबंधित है और भाग 2 में जो कि आपका ये नागरिकता से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पूंजीगत प्राप्तियाँ और भुगतान जो कि ये चालू खाते का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं संरचनात्मक मुद्रास्फीति। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा मांग जन्य मुद्रास्फीति, यानी डिमांड फुल इन्फ्लेशन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्थानीय सरकार के अवगुण क्या है? तो स्थानीय सरकार के अवगुण जो कि कई राज्य सरकारों ने महत्वपूर्ण शक्तियाँ स्थानीय सरकारों को स्थानांतरित नहीं किया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय के पास है ना। किसके पास है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय के पास है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्य का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो ये विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्तियाँ देता है? तो यह अनुच्छेद है 227। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 226 में जो कि उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 228 में उच्च न्यायालय में कुछ मामलों का हस्तांतरण भी किया गया है, जबकि अनुच्छेद 229 में उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय का ब्यौरा दिया गया है। अगला प्रश्न है 23 नंबर क्वेश्चन कि व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है जहाँ
वस्तुओं का निर्यात उसके आयात से कम होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आधार दर वह दर है जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी को उधार देने की अनुमति नहीं दे सकता, लेकिन बैंकों के लिए यह आधार दर कौन निर्धारित करता है? तो ये आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निर्धारित करता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण करने में कौन से बैंक संस्थाएं सर्वोच्च हिस्सा रखती है? तो यह है वाणिज्यिक बैंक, यानी रिजर्व बैंक की सहायक बैंक। वाणिज्यिक बैंक के मतलब आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ये सब आपका वाणिज्यिक बैंक हुआ। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये उस समय क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुकुमार सेन। लेकिन अभी कौन है? तो अभी है ज्ञानेश कुमार, जो कि ये 26वें नंबर के हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन अभी है 26वें नंबर के? तो ज्ञानेश कुमार वर्तमान में। अगला प्रश्न है कि जिस ब्याज दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं आधार दर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को ऋण देता है। अगला प्रश्न है कि भारत में नाबार्ड बैंक किसको पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता? तो ये निर्यात आयात बैंकों को पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है? तो जब आयात निर्यात से अधिक होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ से मैथ का प्रश्न शुरू होता है, यानी ए का 80% बराबर बी का 50% और बी बराबर ए का x है, तो x का मान क्या होगा? तो यहाँ पे 80% बी का है, यानी 80/100 इंटू ए इक्वल टू 50%, यानी 50/100 गुने बी, यानी आप 50 दूनी 100, यानी ए बटा बी आप 5/8 के बराबर हो जाएगा। तो बोल रहा है कि b इक्वल टू ए का x%, यानी x/100, यानी x इक्वल टू 100 गुने b बटा ए का 100%, यानी 100 गुने 8/5। b का मान दिया हुआ है 8/5, तो इसको काटिएगा 20/25 है, यानी 8 दूनी 16, यानी 160। इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन, जो कि बोल रहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का 60 डिग्री कोण में बनने वाले क्षेत्र सेक्टर का क्षेत्रफल क्या होगा? तो त्रिज्यीकरण का क्षेत्रफल क्या होता है? θ/360 डिग्री इंटू πr²। जब आप इसको पुट कीजिएगा तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 73/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक कार क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 7 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां तय करती है। इसी दूरी के दौरान इसकी औसत गति क्या होगी? तो यानी आप कुल समय जो कि 7/10 प्लस 7/20 प्लस 60/30 प्लस 7/60, इसको आप एलसीएम लीजिएगा तो ये 7/5 के बराबर आ जाएगा, जो कि ये 4 अनुपात में, यानी 7 गुने 4, यानी 28 किलोमीटर दूरी तय करेगा। तो कुल दूरी जो कि 28/7 हो जाएगा, यानी 7 चौका 28, जो कि आपका ये यहाँ पे कुल दूरी 28 और कुल समय क्या हो जाएगा 7/5, यानी 5 ऊपर आ जाएगा, 7 चौका 28, 5 चौका 20, यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि एक तैराक शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकता है। जब नदी 1 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बहती है तो उसे एक निश्चित बिंदु तक जाने में लौटकर प्रारंभ बिंदु तक आने में 75 मिनट का समय लगता है। तो यह जगह कितनी दूर है? तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा कि धारा के साथ तैराक की चाल, यानी 5 + 1, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, वही धारा के विपरीत, यानी 5 - 1 इक्वल टू 4 किलोमीटर प्रति घंटा, वही आने जाने में औसत चाल, यानी 2 × 6 + 4 आने जाने में, यानी 2 × 6 + 4, 6 × 4 बटा 6 + 4, यानी 4.8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यानी आने जाने में
तय की गई दूरी जो कि 4 गुने समय होता है, तो यानी 4.8 तो निकाला ही है, इंटू 75 बटा जो कि दिया हुआ है कि 1 मिनट में 75 बटा 60 सेकेंड इक्वल टू ये 6 किलोमीटर के बराबर आ जाएगा। तो वास्तविक दूरी यानी 6/2 यानी 3 किलोमीटर। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण का मूल क्या होगा। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा 6x² माइनस, अगर मैं 4x में से 3x घटा दे रहा हूँ तो ये x आएगा, यानी आपको यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस है तो यानी प्लस है, यहाँ पे होगा प्लस नहीं 6x² माइनस 4x में से आप 3x में से 4x घटाएंगे तब ना माइनस x आएगा इक्वल टू 0। जब आप इसको पुट कीजिएगा तो ये आपका -1/2 और 2/3 यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। -1/2 और 2/3 यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि अनुक्रम a माइनस बी, a माइनस 2b, a माइनस 3b डैश 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 का 10वां पद 20 है और 20वां पद 10 है, तो श्रृंखला x का 100वां पद कौन सा होगा। तो ये 100वां पद आपका ये 30 - x हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन करने में ये थोड़ा सा समय लेगा और इसका थोड़ा सा बना दूंगा अलग से वीडियो। अगला प्रश्न है कि सेना का एक जनरल जो कि 36,562 सैनिकों में से एक संपूर्ण वर्ग बनाना चाहता है, व्यवस्था के बाद कुछ सिपाही बचे थे, कितने सैनिक बचे थे। तो इसमें आप देख लीजिएगा कि 81 सैनिक बचे थे। अगला प्रश्न है कि पिता का उम्र पुत्र का उम्र का 4 गुना है, 5 वर्ष पूर्व पिता का उम्र पुत्र की उम्र का 5 गुना है, तो पिता का वर्तमान उम्र क्या होगा। यानी वर्तमान में पुत्र की उम्र, यानी पुत्र की उम्र x हो गया, तो पिता की उम्र कितना बोल रहा है 4x, फिर बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र का 5 गुना है, यानी x - 5 इक्वल टू पिता की उम्र पुत्र का उम्र का, यानी 4x - 5। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो x इक्वल टू 20 हो जाएगा, तो 20 तो होगा 80, यानी पिता का उम्र कितना हो जाएगा 80। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विक्रम ने बिंदु 8 से चलना शुरू किया, यानी सीधा 7 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, फिर बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला, फिर से बाएं मुड़कर सीधे 4 किलोमीटर चला, तो आर किस दिशा में होगा। यानी मान लीजिए कहते कि पॉइंट बिंदु आर यहाँ पे है, ये चल रहा है सीधा और पश्चिम की ओर चल रहा है, तो यहाँ पे देख लीजिए कि उत्तर पूरब, उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम, यानी पश्चिम की ओर चल रहा है। ये 7 किलोमीटर तक चला, फिर बोल रहा है कि वह पश्चिम की ओर, यानी बाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर तक चला, यानी 7 और ये 2 किलोमीटर। फिर बोल रहा है कि इसने कहाँ मुड़ा, बाएं मुड़ा और कितना चला 4 किलोमीटर, यानी 4 किलोमीटर चला। तो ये बोल रहा है कि बिंदु आर से वो कौन सा डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे तो आपका ये है ना दक्षिण और पश्चिम, उत्तर दक्षिण और आपका ये पूरब ये पश्चिम, यानी पश्चिम है, यानी दक्षिण पश्चिम, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 39 नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि टोटल 19 त्रिभुज हैं, काउंट इसको आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जिस प्रकार ग्रेट ब्रिटेन संसद का नाम पार्लियामेंट है, उसी प्रकार यूएसए संसद को कांग्रेस कहते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मट्टनचेरी महल कहाँ पे स्थित है। तो ये केरल में स्थित है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक विद्युत हीटर जो कि 2 सेकेंड में 200 जूल कार्य करता है, उस सर्किट में 2 एम्पीयर विद्युत हो तो उस हीटर का प्रतिरोध क्या होगा। यानी एच इक्वल टू क्या होता है I² RT, यानी मेरा 200 जूल है, यानी 2 का स्क्वायर इंटू आर इंटू टी कितना है 2 है, यानी 200/8 किसके बराबर आ गया
25 ओम के बराबर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक घर में बिजली के उपकरण जुड़े होते हैं तो ये होते हैं समानांतर क्रम में, समानांतर में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि समानांतर क्रम में जोड़ने पर परिपथ का प्रतिरोध घट जाता है, जिससे परिपथ में अधिक धारा का प्रवाह बना हुआ रहता है, इसलिए समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है कि एक वस्तु 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में गति करता है, यदि वह वृत्ताकार पथ में 2 चक्कर लगाता है तो उस वस्तु का विस्थापन क्या होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो ये शून्य होगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रारंभ और अंतिम बिंदु की न्यूनतम दूरी को ही बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, यानी विस्थापन। विस्थापन जो कि एक सदिश राशि है, जबकि दूरी आपका ये अदिश राशि है। अगला प्रश्न है कि एक वस्तु 16 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से धरती की ओर गिरता है, धरती से टकराने में लगने वाला समय क्या होगा। तो यहाँ पे आप लोग जो मेरा यहाँ पे फॉर्मूला बनता है S=UT + ½ AT², इस पे आप सॉल्व कर लीजिएगा। यानी S का मान ही 16 मीटर है, ऊंचाई से बोल रहा है ना, मुक्त अवस्था से, यानी 16 मीटर। UT यहाँ पे आपका जो वेग है वो 0 दे रखा है, जबकि T मेरा क्या है 1/T, जो कि T मेरा निकालना है, समय बोल रहा है निकालने के लिए, तो T रखेंगे। और यहाँ पे एक्सीलरेशन जो कि आपका 9.8 हो जाएगा, तो इसको आप पुट कीजिएगा तो 1.8 सेकेंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान कौन थे, तो ये थे शिलभद्र। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे नागार्जुन और वसुबंधु जो कि नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध शिक्षक थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो कि कुमारगुप्त के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे, तो ये थे उदयन जो कि हरियर वंश का शासक थे। इसने 5वीं सदी में राजगीर से पाटलिपुत्र हस्तांतरित किया था राजधानी। अगला प्रश्न है 48 नंबर क्वेश्चन कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था, तो WC यानी वेमेचंद बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 28 दिसंबर 1885 को, जो कि उस समय संस्थापक थे या सचिव थे एओहुम। अगला प्रश्न है कि पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू किया गया था, तो 776 ईसा पूर्व में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह यूनान के ओलंपिया शहर में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया है, तो ये है जय हिंद, जबकि वंदे मातरम आपका ये बंकिम चंद्र चटर्जी, वंदे मातरम आपका ये बंकिम चंद्र चटर्जी जी का है। जय जवान जय किसान आपका ये लाल बहादुर शास्त्री जी का है। और इनकलाब जिंदाबाद आपका ये सुभाष चंद्र बोस जी का है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। वंदे मातरम आपका ये राष्ट्रगीत है। अगला प्रश्न है कि सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है, तो ये मुंडक उपनिषद से ली गई है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय दलित वक्फ संघ की स्थापना किसने की थी, तो ये BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। नारायण गुरु ने नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, तो ये है भारत सेवक समाज की स्थापना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन फ्रेजेज, यानी वन हु वॉक इन स्लीप, तो इसको बोलते हैं सोमनम बुलिस्ट। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी नींद में चलने वाला, तो ये सोमनी बुलिस्ट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इगोइस्ट, इसका मतलब होता है स्वार्थवादी, और ये है अल्ट्विस्ट, इसको बोलते हैं परोपकारी। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड, यानी समानार्थी शब्द बताना है कोइंसिडेंस का, तो कोइंसिडेंस का क्या होगा, इंसिडेंट होगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि एसेंट यानी होता है उच्चारण, एक्सटेंट यानी होता है क्षेत्र कोई जगह, और चांस यानी मौका होता है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है
कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग फॉर द गिवन एडियम, यानी हैविंग ए सॉफ्ट स्पॉट फॉर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? द बीइंग फॉन्ड ऑफ, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी किसी के प्रति विशेष चाह या प्यार होना। अगला प्रश्न है 57 नंबर क्वेश्चन कि ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो फाइंड द वन दैट बेस्ट फिट्स इनटू द ब्लैंक इन द फ्लोइंग सेंटेंस, यानी राइप मैंगो हैव स्टार्टेड टू। तो ये फॉल ऑफ होगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि फॉल इन होता है सहमत होना, फॉल आउट होता है झगड़ा करना, और फॉल बैक यानी पीछे हटना होता है। इस प्रकार आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द गिवन वर्ड, यानी इसका उल्टा पूछ रहा है। डिसीव यानी सपोर्ट। डिसीव यानी क्या होता है? धोखा देना। सपोर्ट यानी सहारा देना। वही बिट्रे धोखा देना ही होता है इसका मतलब। डिल्यूड यानी धोखा देना ही होता है, और प्रिटेंड यानी बहाना करना, बहाना बनाना। अगला प्रश्न है कि कंप्लीट द सेंटेंस विथ सुटेबल अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो, यानी स्वाति इज जेंटल, हर सिस्टर डैश इट, तो हर सिस्टर शुड हैव बीन डन इट, शुड हैव बीन डन इट, यानी वह व्यक्ति जो उसकी बहन को वैसे ही होना चाहिए, यानी उसकी बहन को वैसे ही होना चाहिए, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी ए पर्सन हु हेल्प्स विलिंगली विदाउट बीइंग पेड फॉर इट, तो इसको बोलते हैं वॉलंटियर, यानी वह व्यक्ति जो स्वेच्छा से बिना किसी मजदूरी का दूसरे के लिए काम करता है, के लिए वो शब्द है वॉलंटियर। नहीं तो लीडर यानी नेता होता है, बेगर यानी भिखारी होता है, और वर्कर यानी तो होता है श्रमिक, काम करने वाला। अगला प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द सुटेबल ऑप्शन गिवन बिलो द सेंटेंस, गिवन बिलो द सेंटेंस, यानी ऑन अकाउंट ऑफ ओवरवर्क ही इज, तो ही इज रन डाउन, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि रन आउट होता है वितना और रन अप होता है पहुंचना। रन डाउन यानी नीचे गिरना, रन्स डाउन, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन अलवार महिला संत है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये अंडाल है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वाक्य के अशुद्ध भाग जो कि त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि उसकी खराब स्थिति को देखकर मुझे दुख और क्षोभ हुआ। दुख और क्षोभ एक साथ नहीं बोल सकते हैं, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी क्षोभ हुए, क्षोभ हुआ, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि त्रुटि है। जो सबको जानता है उसको बोलते हैं सर्वज्ञ, जिसके पास ज्ञान न हो उसको बोलते हैं अज्ञानी, जिसके पास किसी वस्तु का विशेष ज्ञान हो उसको बोलते हैं विशेषज्ञ, और जो सबको जानता है या जो किए गए उपकार को मानता है उसको बोलते हैं कृतज्ञ। अगला प्रश्न है कि निम्न वाक्यों को क्रम से जोड़िए और बताइए, तो क्रम देख सकते हैं कि एक कौवा को प्यास लगा था, कौवा को प्यास लगा था, घड़े में पानी बहुत नीचे था, बगीचे में उसने एक घड़ा देखा, यानी दूसरा हो जाएगा, फिर तीसरा हो जाएगा, फिर चौथा हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो कूट है ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 66 नंबर क्वेश्चन कि समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। नियति, तो नियति क्या होता है? स्वभाव होता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्वभाव, नियति, इसका सही उत्तर हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, भाग्य हो जाएगा। चरित्र जो कि आपका यहाँ पे स्वभाव, चरित्र, स्वभाव, आचरण आपका ये सिमिलर है, और कर्म जो कि आप काम करते हैं, जो कार्य करते हैं वो कर्म होता है, तो ऑप्शन इसका भाग्य हो जाएगा नियति का। अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। देवानंद का काम के प्रति लगन और निष्ठा क्या है? तो ये है अनुकरणीय, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शोभनीय जो कि शोभा के योग्य है। हास्यास्पद जो कि आपका ये मजाकिया पूर्ण या व्यंग्यपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि असंगत बेमल शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये शरीर के सभी सक्रिय अंग है। पाँव, नेत्र, हस्त, आपका जो ये नख नाखून है आपका ये निष्क्रिय अंग है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन मच्छर जाति रोग नहीं है? तो नींद की बीमारी, बाकी आपका ये डेंगू बुखार जो कि डेंगू मच्छर के काटने से होता है, मलेरिया जो कि
मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से होता है। फाइलेरिया जो कि अभी मच्छर ही है, पैरासाइट से होता है, जबकि नींद की बीमारी आपका ये प्रोटोजुआ से होने वाला रोग है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रतिरक्षी गठन होता है? तो ये होता है रक्त प्लाज्मा कोशिका में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार कौन सा होता है? तो ये होता है चिंपैंजी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि वैज्ञानिकों ने यह प्रमाणित किया है कि मनुष्य के कुल 25,000 जीन में से करीब 99% जीन चिंपैंजी के जीन के समान हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रशोषित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो यह है 21%। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसके भक्तिपरक गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? नामदेव जी हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये ऐसे संत हैं जो 13वीं शताब्दी के मराठी भाषा में हिंदू भगवान विट्ठल के स्तुति में गाया गया यह छंद है नामदेव जी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि वाक्य के त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, जो कि यह त्रुटिपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि पसीने की ग्रंथियाँ डैश की त्वचा में सर्वाधिक संख्या में होती है? तो ये होती है हाथों की हथेली में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मनुष्य शरीर में पसीने का प्रमुख अवयव जो कि ये सोडियम क्लोराइड, लैक्टिक अम्ल और यूरिया होता है, जो पसीना शरीर में अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन में भी मदद करता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखता है? तो ये है रिक्तिकाएँ यानी वैक्यूल्स। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रिक्तिका या वैक्यूल्स जो कि पादप कोशिका का एक प्रमुख भाग है, यह जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि जिस ऊतक की कोशिकाएं पतली भित्ति वाली जीवित कोमोबेस आइसोडाइमेट्रिक होती है और जिसमें अंतःकोशिकीय स्थान होती है उसे कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है पेरेन्काइमा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही कोलेनकाइमा जो कि एक जीवित कोशिका ही होता है जिसकी भित्तियाँ की मोटाई जो कि अनियमित होती है, इसमें नियमित नहीं होती है। स्क्लेरेनकाइमा जो कि एक मृत कोशिका होती है जिसकी भित्तियाँ अत्यंत मोटी होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि केवल ये पादप कोशिकाओं में होता है, जंतु कोशिका में नहीं होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हरित लवक पौधे को प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाने में मदद करता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कीन अणु या अणुओं की संरचना पिंजरे जैसी होती है? तो ये हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन यानी तीनों की। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किसी फ्लोरेंस की होती है। ऑप्शन सी यानी केवल डी में दिया हुआ है फ्लोरेंस की होती है। ऑप्शन सी यानी डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फ्लोरेंस का सूत्र होता है C60 × C70 × C80, यानी यही होता है। फ्लोरेंस लौ चुंबकीय होता है और कार्बन के तीन अप्रूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट तथा फ्लोरेंस भी होता है। अगला प्रश्न है कि VT ग्राफ के अंतर्गत का क्षेत्रफल जो कि एक भौतिक मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है उसकी इकाई क्या है? तो ये मीटर में हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि समांगी मिश्रण का उदाहरण आपका ये नमक का घोल हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। समांगी मिश्रण जो कि ऐसा मिश्रण है जिसमें विलय और विलायक समान रूप से एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, उसको बोलते हैं समांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण जो कि आपका ये प्रदूषित वायु तथा गंदा जल आपका ये विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना क्या होता है? तो ये होता है जल योजन जो दूसरा हाइड्रेट बनाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी CaSO4 × ½ H2O जो कि आपका ये रिएक्शन करके किससे अभिक्रिया कर रहा है? 3/2 H2O से अभिक्रिया करके आपका ये बना रहा है जिप्सम CaSO4 × 2 H2O, यानी आपका ये अर्ध हाइड्रेट बना रहा है।
तो वही बोला जा रहा है कि जल योजन जो दूसरा हाइड्रेट बनाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका या किनका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है? तो ये है भारी पानी, D2O। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। D2O यानी भारी पानी। ग्रेफाइट, बेरियम और पैराफिन का भी प्रयोग किया जाता है परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में। अगला प्रश्न है 84 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित समीकरण में ऑक्सीकरण एजेंट क्या है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि H है सल्फर डाइऑक्साइड जो कि एक्वारियम, तो यहाँ पे आपका ये एक्वारियम सल्फर डाइऑक्साइड यानी H आपका ऑप्शन ए ऑक्सीकरण एजेंट है, ऑक्सीकारक जो कि कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है? तो आर्सेनिक उपधातु है। आपका ये सोडियम लोहा धातु, आपका ये तांबा आपका ये धातु है, जबकि आर्सेनिक आपका ये उपधातु है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। तो नोवेल्टी यानी प्राचीन नाम, नवीनता यानी ओल्डनेस यानी प्राचीनता, उसी तरह से न्यूनेस, ठीक है, क्या हो जाएगा? एंटिक्विटी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1919 में घटित जलियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार कांड का दोष ब्रिटिश सेना के किस जनरल पे था? तो ये था जनरल डायर, यानी जनरल डायर REH डायर ने डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पे अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? तो ये धौलावीरा, जो कि यह गुजरात के कच्छ में स्थित है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1992 में की गई थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इस राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। अभी कौन है राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष? तो यह है श्रीमती विजया रहाटकर, यह भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सरकार ने 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना परिव्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की है? तो ये 66%। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बजट 2023-24 में 2 साल के लिए 7.5% निश्चित ब्याज दर पर महिलाओं के लिए नई बचत योजना शुरू की है। योजना का नाम क्या है? तो ये है महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। अगला प्रश्न है 93 नंबर क्वेश्चन कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित विश्व के सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या दिया गया है? तो ये है रेडियो GPT। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि अमेरिका के क्यूलैंड शहर में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कि खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ये अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसकी शुरुआत 1961 में की गई थी। एक पुरस्कार विजेता खिलाड़ी को 15 लाख रुपए भी नकद दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि किस ओलंपिक खेल से मशाल रिले प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी? तो ये हुई थी 1936 के बर्लिन से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जबकि आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन जो कि ये आपका ये 1896 से हुआ था यूनान के एथेंस से। अगला प्रश्न है कि बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो ये A.V. ल्यूवेनहोक ने की थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इन्हें माइक्रोबायोलॉजी का पिता भी कहते हैं, A.V. ल्यूवेनहोक को। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है नीतू घंघास ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इनके साथ 3 और महिला ने जीता है। नीतू घंघास जो कि ये 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। इनके साथ साथ निखत जरीन ने 50 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। लोलिना बोर्गोहेन ने भी जीता है 75 किलोग्राम वर्ग में, और स्वीटी बाला ने भी जीता है 81 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रेड फ्लैग भारत निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक संयुक्त अभ्यास का नाम है? तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रावत भाटा परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
वही काकरापारा परमाणु संयंत्र आपका यह गुजरात में है, और कल्लापक्कम और कोडनकुलम आपका ये तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न है कि LIC ने नए ग्राहकों, एजेंटों एवं मध्यस्थों के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो ये है आनंद ऐप। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आनंद का फुल फॉर्म होता है आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। तो सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया है आउट ऑफ 100 में। जिनका स्कोर 50 प्लस से भी आ रहा है, यानी 60 के आसपास आ रहा है, 70 आ रहा है, वो भी कमेंट कीजिएगा। मैं भी तो देखूँ कि कौन सा ऐसा बंदा है जिसने यार तैयारी की है और उनका पेपर तो अच्छा जाएगा ही। तो बेस्ट ऑफ लक, और पढ़िए मन लगा के। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।